Hello everybody, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is सीमा अग्रवाल। आज आप क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं और इसमें हम लोग इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। इथेनॉल क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, यूसेज क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं, इसको हम देखेंगे। ये सभी कार्बन कंपाउंड्स है, इसलिए इस चैप्टर में हम इनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid। जैसे ऑल से आपको समझ में आ ही रहा है कि जो इथेनॉल है वो अल्कोहल ग्रुप को बिलोंग करता है और इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बिलोंग करता है। और ये दोनों ही कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इथेनॉल ईथ मतलब 2 कार्बन का ये कंपाउंड है और अल्कोहल ग्रुप अल्कोहल सीरीज को बिलोंग करता है। इथेनोइक में भी ईथ है तो 2 कार्बन एटम्स का ये कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो स्टेट होता है इथेनॉल का वो लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। Ethanol is commonly called alcohol and is the active ingredient of all alcoholic drinks. Actually, ethanol हुआ या alcohol हुआ, alcohol के नाम से तो आप लोग सब कुछ जानते हैं ना, alcohol का ही chemical name है ethanol। ठीक है, ये एक active ingredient है। कोई भी alcohol बनता है तो उसमें जो base होता है वो ethanol का ही होता है। ठीक है ना, तो ये alcohol के नाम से भी जाना जाता है ethanol। In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine, cough syrups and many tonics। जो ये इथेनॉल है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसमें सॉल्वेंट इसी को यूज किया जाता है। इसी में ही उस मेडिसिन को फिर डिसॉल्व करके सोल्यूशन के फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे टिंचर आयोडीन है, जब जो आपको वुंड्स वगैरह हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उसमें जो ब्राउन कलर का एक लिक्विड लगाते हैं ना, टिंचर आयोडीन, वो यही होता है। ठीक है, कफ सिरप्स, इसलिए अधिकतर होता है जब कफ सिरप्स पीते हैं तो हमको नशा आता है, नींद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो अल्कोहल ही होता है और ये हमको ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस क्रिएट करता है। इसलिए ऐसी जब हम कोल्ड कफ की दवाई दवाई जब पीते हैं तो हमको नशा आता है, नींद सी चढ़ती है। बहुत सारे टॉनिक्स में भी अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल मेडिसिन में भी काफी यूज में आता है, बिकॉज ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, काफी चीज इसमें डिजोल्व हो जाती हैं। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। हर प्रोपोर्शन में इथेनॉल पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, इसलिए इसके अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल और वाटर को लेके हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर इथेनॉल को आपने डाइल्यूट किया है, यानी कि वाटर ज्यादा लिया है और इथेनॉल को कम लिया है, तो आपको ड्रंकनेस यानी कि नशा आएगा। जैसे शराबी लोग होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं और उनको वो नशे में आते हैं, उसी तरीके से एथेनॉल को पीने में नशा आता है, बिकॉज एथेनॉल कुछ नहीं, अल्कोहल ही तो है और अल्कोहल को पीने से नशा आता है। Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice। हालांकि सबको पता है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, तो भी बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं और वो इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। हालांकि अल्कोहल पीने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, स्टिल एक नशा, लोगों को एक एडिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। और इनफैक्ट अगर उनको अल्कोहल नहीं मिलता है तो वो कफ सिरप्स या टॉनिक्स पीते हैं, जिस टॉनिक्स में ये अल्कोहल होता है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा उसकी हैबिट लग जाती है। However, intake of even small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal। लेकिन अगर आपने जरा छोट कम मात्रा में भी अगर प्योर इथेनॉल ले लिया, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, यानी कि जिसमें वाटर जीरो है, वाटर का परसेंटेज जीरो है, मतलब प्योर इथेनॉल है, ने उसको एकदम छोटी क्वांटिटी में भी लिया तो वो लीथल यानी कि जानलेवा बन जाती है। उससे अगर वो पी लिया किसी ने तो उसकी जान चली जाएगी। वो लीथल है यानी कि फेटल है, जानलेवा होता है प्योर अल्कोहल। और प्योर एथेनॉल को ही हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। as long also long term consumption of alcohol leads to many health problems। और जो लोग लगातार अल्कोहल पीते हैं, काफी लंबे समय तक अल्कोहल पीते हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, प्योर इथेनॉल होता है। ये भी पूछा जाएगा कि अल्कोहल का स्टेट क्या होता है, तो अल्कोहल जो अल्कोहल ही को इथेनॉल बोलते हैं और इथेनॉल लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है बहुत सारे अल्कोहल्स को बनाने के लिए। मेडिसिन में भी काफी यूज होता है अल्कोहल, और अल्कोहल हर प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल है, मतलब इसकी अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है वाटर में। अगर अल्कोहल को पीते हैं तो नशा चढ़ता है। ठीक है,
रिएक्शंस देखते हैं अब हम अल्कोहल की, इसकी अल्कोहल की, इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके इस हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं। आप ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH है ना। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे तो हम इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। तो इसको इसी रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। तो ये जो इथेनॉल है इसका क्या होता है कि इसको किस तरह से लिखते हैं? CH, ये जो इथेनॉल है इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, CH3CH2OH, और दूसरा मॉलिक्यूल आपने लिया CH3CH2OH, और आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम के भी आपने दो एटम्स ले लिए, दो ये आ गया आपका। तो आपका ये सॉरी, ये वाला दो दो हाइड्रोजन मिलके क्या निकाल लेंगे आपका? दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, और आपकी ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, H, ये H कंबाइन होके हाइड्रोजन H2 बन जाएगा, और बाकी ये CH3CH2O सोडियम से मिलके सोडियम इथॉक्साइड बना लेगा, और दूसरा भी इसी तरीके से CH3CH2O मिलके सोडियम इथॉक्साइड बना लेगा। यानी कि जब दो एटम्स आपके सोडियम के, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल से जब कंबाइन होते हैं तो आपका दो मॉलिक्यूल बनते हैं सोडियम इथॉक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। कभी भी अल्कोहल जब रिएक्ट होता है सोडियम से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है विद इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप है CH3CH2O, इसको हम इथॉक्साइड कहते हैं। ये जो ग्रुप है CH3CH2O, ये इथॉक्साइड है, और ये सोडियम है, इसलिए सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol to give ethene। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप इथेनॉल को हीट करोगे, कितने टेम्परेचर में? 443 केल्विन में। तो आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या कर लेगा? ये इथेनॉल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, और क्या बच जाएगा? CH2 और ये अल्कोहल जो है आपका इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया? C2 डबल बॉन्ड है ना, दो कार्बन एटम है, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल जब रिएक्ट करता है तो इथेनॉल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और इथेनॉल खुद इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन पूछी जाएगी, इसको अच्छे से याद कर लो। तो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो ये पूछेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ जब रिएक्ट होता है इथेनॉल तो क्या बनता है? तो आपको बोलना है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके इथीन बन जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज वो इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दे रहा है, ठीक है, और उसको इथीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट, हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स? क्यों बोला जाता है कि अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? क्योंकि अल्कोहल का बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी बॉडी में। आप जैसे इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि अल्कोहल का असर ब्रेन में, स्टमक में, लिवर में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, नर्वस सिस्टम में, लंग्स में, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सब जगह, हार्ट में, सब जगह ये बुरा असर डालता है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन आपने अल्कोहल का किया है तो आपको काफी सारी बीमारियों का सामना कर सकते हैं, करना पड़ता है। और कभी-कभी तो अल्कोहल ऐसा होता है कि फैटल हो जाता है, यानी कि जान भी चली जाती है। कहते हैं ना, कच्ची शराब पीने से बहुत से लोगों की जान चली गई। तो कच्ची शराब हुई या नकली शराब हुई, ये सब जो पीते हैं लोग, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको उनको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। तो अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत बुरा है। ये लिवर, ब्रेन, किडनी और हार्ट को बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। तो क्यों होता है वो देखते हैं हम। When large quantities of ethanol are consumed, it ends to slow metabolic process and to depress the central nervous system.
जब आप लार्ज क्वांटिटीज में अल्कोहल पीने लगते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और साथ साथ में क्या होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिप्रेस होने लगता है, यानी कि आप उतने एक्टिव नहीं रहते हो, आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। जब आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाती हैं। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका असर क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। आपने देखा ना, जो ड्रिंक किए रहता है वो लड़खड़ा के चलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको उसने डिप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो इफिशिएंटली फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, तो आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ड्राउजीनेस आती है, नींद नींद से आती है, नशा सा चढ़ता है, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस, ठीक है, और छोटी-छोटी चीजें जो होती है वो आपकी रुक जाती है, लो हो जाती है, और फाइनली आप अपने होश खो बैठते हो और आप काफी गहरी नींद में सो जाते हो, ठीक है ना। द इंडिविजुअल may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. इसका असर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ता है, इसलिए आपको तो फीलिंग आती है रिलैक्स की, लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति, यानी कि सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है कि दिन है कि रात है, या आपका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो सब बिगड़ जाता है। आपने देखा ना कि जो पता चला जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं वो सड़क किनारे ही सोते रहते हैं, है ना, उन्हें यही नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, उसको अपने उनको किस हाल में है, उनके साथ क्या हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। तो इतना बुरा असर इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति और अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल चला जाता है। अनलाइक इथेनॉल इनटेक ऑफ मेथनॉल, इथेनॉल तो ठीक है, अगर इसका मिथेनॉल अगर छोटी सी क्वांटिटी में भी ले लिया तो सीधे डेथ हो जाती है, यानी कि मेथनॉल तो जहरीला होता है, वो पॉइजनस होता है। किसी ने अगर ये सोचा कि अरे ये भी तो अल्कोहल ग्रुप को ही बिलोंग करता है, मिथनॉल इथेनॉल की जगह, तो अगर इथेनॉल नहीं मिल रहा है मिथनॉल पी लेते हैं, इथेनॉल तो जैसे पिएगा वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी। मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथनल इन द लिवर। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी मिथनॉल पी लेता है तो वो लिवर में जाके वो मिथनल यानी कि एल्डिहाइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मिथनॉल क्या करता है, हमारे सेल्स के कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कोगुलेट कर देता है, यानी कि उसको जमा देता है। आपने देखा है जब कभी आपने अगर एग कभी आपने कुक किया हो, अगर एग को फोड़ के आप पानी में डालोगे तो वो इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है ना, तो उसको कोगुलेट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म भी कोगुलेट हो जाएगा और जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए मिथनॉल की स्मॉल क्वांटिटीज में भी अगर मिथनॉल का कंजम्पशन होता है तो वो लीथल प्रूव होती है, मतलब वो जानलेवा हो जाती है। इसलिए मिथनॉल तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देती है और फाइनली डेथ हो जाती है। मेथनॉल आल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व, कॉजेस ब्लाइंडनेस। और कभी-कभी मेथनॉल का असर, अगर जान बच भी गई तो ऑप्टिक नर्व में आपका असर हो जाएगा, जिसकी वजह से अंधापन आ सकता है। तो इसलिए मेथनॉल तो बहुत ही खतरनाक है। एथनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथनॉल टू इट। एक्चुअली क्या है, इथेनॉल के बहुत सारे यूजेस हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एज ए सॉल्वेंट इथेनॉल को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इथेनॉल का मिसयूज हो सकता है, लोग बाग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि इस जो इथेनॉल होता है इसको पॉइजनस बना देते हैं ताकि लोग इसको पिए ना, है ना। पॉइजनस कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी मिथेनॉल ऐड कर देते हैं और साथ में इसमें एक ब्लू कलर की डाई भी डाल देते हैं, क्योंकि वैसे तो इथेनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, पता नहीं चलता है कि पानी है कि अल्कोहल है। लेकिन इसमें हल्का सा आपने कभी देखना है, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, तो नॉट नेल पॉलिश रिमूवर, लेकिन अगर आपने कोई और चीज जो ली है, अल्कोहल जो लिया है, वो ना वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और अगर उसमें थोड़ा सा हम ब्लू कलर इसलिए डाल देते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके वाटर में और अल्कोहल के बीच में। नहीं तो कोई अगर इसको गलती से पी लेगा तो या तो उसको नशा हो जाएगा, और जरूरत से ज्यादा पी लेगा तो फिर वो जानलेवा हो जाएगा। सपोज करो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा अगर मिथनॉल की मिलाई हुई है तो ये पॉइजनस हो जाएगा, फिर तो ये फाइनली डेथ ही होगी। इसलिए अल्कोहल में हल्का सा डाई मिला देते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और लोग पहचान सके कि ये पानी नहीं है, ये कुछ और चीज है, और लोग उसको कंज्यूम ना करें।
और इसी को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। मतलब जब अल्कोहल को पीने लायक नहीं रखा जाता है, मतलब उसमें पॉइजन सब्सटेंस लाइक मीथेन मिला दिया जाता है और डाई मिला दी जाती है, तो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। मतलब अब ये पीने लायक नहीं है, इसको पीने से अब जानलेवा हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से अल्कोहल लिविंग बीइंग्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो ये हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, हमको सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, नशा आता है, हमारे नॉर्मल इनहिबिशंस हो जाते हैं और फाइनली हम अपना होश गवा देते हैं। लेकिन हमको फॉल्स एक फीलिंग आती है रिलैक्सेशन की, हमको लगता है कि हाँ, हम अपने सारे दुख दर्द भूल गए अल्कोहल को पी के। हालांकि ये सच्चाई ये होती है कि हमको सोचने समझने की यानी कि जजमेंट की हमारा जो सेंस होता है वो चला जाता है, हमको टाइमिंग का ख्याल नहीं रहता है, हमारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बुरी तरह से बिगड़ जाता है। इसी का दूसरा जो इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का ही दूसरा कंपाउंड मेथनॉल होता है, वो तो छोटी सी भी क्वांटिटी में अगर कोई लेता है तो डेथ हो जाती है, और ये क्योंकि ये लिवर में मेथनल में कन्वर्ट हो जाता है, और मेथनल हमारे प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। कभी कभार मेथनॉल को पी लेने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है ना। और अल्कोहल एथेनॉल बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और इसको अनफिट करने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिथनॉल मिला दिया जाता है, ताकि लोग इसको कंज्यूम ना करें, और साथ में इसमें कोई ब्लू कलर की डाई भी मिला देते हैं, ताकि ये अलग से आइडेंटिफाई हो सके कि ये अल्कोहल है और ये डीनेचर्ड है, मतलब ये पीने लायक नहीं है। राइट। अल्कोहल एज अ फ्यूल, अब आजकल आपको पता है इथेनॉल को एक बायोफ्यूल की तरह यूज करने लगे हैं, क्योंकि जब अल्कोहल जो जो इथेनॉल है वो एक क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि ये जब ये कंप्लीटली कंबशन इसका होता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और एंड वाटर बनाता है, और कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं बनाता, मतलब सल्फर के कोई भी ऑक्साइड नहीं बनते, नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड नहीं बनते, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता एनवायरमेंट में। तो आजकल बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस चीज पे वर्क कर रही है और इथेनॉल को ऑप्शनल फ्यूल यूज करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज ये बायोफ्यूल की तरह यूज होगा और हम पॉल्यूशन को रोकने में काफी मदद करेगा। कैसे बनता है? शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। जो शुगर केन है वो क्या करता है कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर जो शुगर केन जूसेस होते हैं ना, उसको फर्मेंट किया जाता है और मोलेसेस तैयार की जाती है। शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलेसेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल लाइक इथेनॉल। शुगर केन जूसेस से मोलेसेस बनती है, फिर मोलेसेस को फर्मेंट करके इथेनॉल या अल्कोहल बनता है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which give rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air or oxygen. बहुत सारी कंट्रीज अल्कोहल को पेट्रोल में ऐड करने लगी हैं, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है और ये कोई भी ऑक्साइड सल्फर का नहीं बनाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, और ये एक बायोफ्यूल या क्लीनर फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। तो आपने देखा अल्कोहल के और क्या यूजेस हैं। ठीक है। नाउ इथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका मेंबर है, और इसमें भी 2 कार्बन्स होते हैं। इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से आपने सुना हुआ होगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। ठीक है ना। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। आप विनेगर यूज करते हैं, जितने भी आपको चाइनीज का जो नूडल्स वगैरह आप लोग खाते हो उसमें विनेगर डाला रहता है ना, जो विनेगर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का ही। और ये हम अचार वगैरह में भी बहुत सारा यूज करते हैं विनेगर, जो खट्टा खट्टा जो टेस्ट आता है ना नूडल्स वगैरह में, वो विनेगर की वजह से ही आता है। और विनेगर क्या है? आपका 5 to 8% सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड ही एक्चुअल में उसका केमिकल नेम है इथेनोइक acid. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates. Actually जो उसका melting point है 290 Kelvin ही है सिर्फ, तो इसलिए जो जिस कंट्रीज में बहुत ठंड पड़ती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां पे प्योर इथेनोइक एसिड क्या होता है, उसके वो जम जाता है, और इसको फिर हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, वैसे ये लिक्विड में रहता है लेकिन ये बहुत जल्दी जम जाता है, और उसको फिर क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। The group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by the acidic nature, क्योंकि जो इथेनोइक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। लेकिन जैसे आपकी जो HCl HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनाते हैं, उस तरीके से इथेनोइक एसिड इतना
स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इसका आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड कहलाते हैं, मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब कंप्लीटली आयंस में नहीं टूटते हैं इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है ना, तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH। ठीक है, और क्या इसकी रिएक्शन है, सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं ये इथेनॉइक एसिड की इथेनॉल के साथ। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, मतलब किस तरह से ईस्टर्स बनते हैं, ईस्टर बनते हैं ना इस रिएक्शन में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनता है आपका ईस्टर बनता है, इसी रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर्स बनाते हैं तो क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है ईस्टरिफिकेशन। अगर आप इसकी रूट रिएक्शन देखोगे आपका, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका ये RCOH है, ठीक है ना, ये आपका कोई भी हो सकता है, और ये एक अल्कोहल है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं ईस्टर्स। ईस्टर का फॉर्मूला क्या आता है, RCOOR, है ना, ये जो ग्रुप होता है ये ईस्टर का ग्रुप कहलाता है, और साथ में आपका वाटर रिलीज होता है। ठीक है, साथ में वाटर बनता है, तो ये इसकी बेसिक रूट रिएक्शन होती है। तो इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिया है, इथेनॉइक एसिड लिया है, वो इथेनॉल से रिएक्ट करता है और ईस्टर बनाता है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल बस निकल जाएगा आपका, और बाकी का बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये वाला OH, ये वाला OH और एक H, यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला H, ये यहाँ से निकल के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, बाकी पूरा ये मॉलिक्यूल CH3CO और ये CH3CH2, CH3CO और CH3CH2O, ये पूरा ऐड होके क्या बना लेगा, ईस्टर, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। सबसे ज्यादा ईस्टर को बनाते हैं इसी तरीके से, एसिड और अल्कोहल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और ईस्टर बन जाते हैं। Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of acid catalyst to give an ester। इस वाली रिएक्शन के करने के लिए हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो एक एसिड ही होता है। जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, है ना, ईस्टर जब बनता है ना तो एक फ्रूटी स्मेल आती है ना, फ्रूटी स्मेल आती है, इसलिए बहुत सारे ईस्टर्स को यूज किया जाता है परफ्यूम्स या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। जो भी फूड में एसेंस वगैरह डालते हैं ना, वेनिला एसेंस डाल दिया या आपका केवड़ा का एसेंस डाल दिया, तो जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं ना, या परफ्यूम पे जो बनते हैं उसमें अधिकतर ईस्टर्स मिले हुए होते हैं, क्योंकि ईस्टर से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो जब हम लैब में बनाते हैं ना, तो जब लैब में बनाते हैं तो ऐसी खुशबू आती है, तो पता चलता है हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ईस्टर बन गया है। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। अगर ये जो ईस्टर बना है यहाँ पे CH3CO CH2, है ना, ये जो ईस्टर बना है, अगर इसको आपने एल्कलाइन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्ट करवा दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, सोडियम, एक तो अल्कोहल दोबारा बन जाएगा वापस, और आपका सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि सोडियम का एक जो सॉल्ट है वो बन जाएगा इसका, और इसका नाम देते हैं सोडियम इथेनॉइट, ये कहलाएगा। ठीक है ना, on treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid is formed। This reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap। ये जो रिएक्शन हो रही है इसी को saponification कहते हैं। क्या होती है saponification, जब ईस्टर आपका एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तब आपका अल्कोहल बनता है और सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है, जिसको हम सोडियम इथेनॉइट कहते हैं, और इसी को ही हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो तुम्हारी ये जो CH3CO की जो चेन है ये काफी बड़ी होती है, मतलब CH3 ना हो गए, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करना। स्टेरिफिकेशन मतलब होता है ईस्टर बनाने की प्रोसेस। इसमें एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल। और ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज हुआ होता है। जब इसी ईस्टर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो दोबारा अल्कोहल बन जाता है, साथ में सोडियम का सॉल्ट बनता है। इसको हम सोपर्निफिकेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए, राइट। और दूसरी रिएक्शन क्या है इथेनॉइक एसिड की, रिएक्शन विद बेस।
Like mineral acid, ethanoic acid react with base such as sodium hydroxide to give salt, sodium ethanoate, or commonly called sodium acetate. जैसे मैंने बोला ना कि जो because जो ethanoic acid ultimately acid ही है, जब इसको base के साथ react करोगे तो इसका salt बनेगा and water बनेगा, है ना? आपको पता है ना कि when acid react with base it form as neutralization reaction क्या होती है? जब acid react with base it form salt and water, राइट right? तो उसी तरीके से तो ये आपका ये है, यहाँ पे एसिड के केस में क्या है, आपका इथेनॉइक एसिड है, बेस क्या है आपका NaOH है, तो आपका क्या बना, सोडियम का सॉल्ट बना, सोडियम इथेनॉइट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये देता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट पता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब आपका इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है तो ठीक उसी तरीके से ये सोडियम का सॉल्ट देता है, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, सोडियम इथेनॉइड दिया, वाटर बना, और चूंकि कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, है? आप चाहे कार्बोनेट लो या बाइकार्बोनेट लो, हमेशा हमेशा CO2 रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और बाकी का जो मॉलिक्यूल बचेगा यानी कि CH3CO CH3CO सोडियम से अटैच करके सोडियम इथेनॉइड बना लेगा, यस, उसको सोडियम एसिटेट भी हम बोलते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट, किस तरह के सोप्स और डिटर्जेंट फंक्शन करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम देखते हैं। Most dirt is oily in nature and as you know oil does not dissolve in water। तुम्हें पता है अधिकतर जो डर्ट होती है हमारे कपड़ों में जो गंदगी होती है वो ऑयली होती है, और ऑयली जो गंदगी होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसको अगर आपने सादा पानी से अपने कपड़े धोए तो आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, तो आपको अपने कपड़े को साफ करने के लिए सोप लगाना पड़ता है। तो क्या लॉजिक होता है सोप लगाने की वजह से, क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कि जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स ही हैं जो कि लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इस सोप में दो एंड होते हैं, एक होता है एक आयनिक एंड होता है, the ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with the ऑयल। इसके जो ये जो सोप बनता है ना इसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर लविंग होता है, आपको पता है ना, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो ऑयल लविंग होता है, मतलब वो पानी से दूर जाता है। तो जो एंड हाइड्रोफोबिक होता है वो ऑयल के चारों तरफ जाके इस तरीके से वो ऑयल को चारों तरफ से घेर लेता है। आप देख रहे हैं ना कि जो आयनिक एंड है वो दूर की तरफ है ना, आयनिक एंड जो ये जो सर्कल दिखा रहे हैं ना ये आयंस दिखा रहे हैं, तो आयंस दूर हैं, और क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, और जो हाइड्रोफोबिक है माना जो पानी से दूर भागते हैं वो ऑयल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इस तरीके से वो डर्ट के चारों तरफ आके इकट्ठे हो जाते हैं और डर्ट को कपड़े से खींच निकालते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा सोप जो है वो वर्क करता है। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil। तो तुम्हारा सोप का जो आयनिक एंड है वो वाटर में घुल जाता है, और जो उसका दूसरा एंड है यानी कि कार्बन चेन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। तो जो इस तरीके से जो बना है ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मिसल्स कहते हैं, ठीक है ना, कि वो इस तरह से अरेंज हो जाता है कि आयन का जो एंड है वो बाहर की तरफ रहता है और जो कार्बन की जो चेन है वो अंदर की तरफ रहती है ऑयल की तरफ। The soap molecules thus form structures called micelles, where one end of the molecule is towards the oil drop plate while the ionic end faces outside. This forms an emulsion in water। ये पानी में एक emulsion बना लेता है, मतलब पानी में ऑयल और पानी उसमें घुल जाता है, और उस तरीके से जो ये डर्ट है, ऑयल है, ये सोप जो है कपड़े से बाहर खींच के पानी में ले आता है, और इस तरीके से आपका कपड़ा साफ हो जाता है, और उसकी गंदगी क्या आ जाती है, उसके पानी में आ जाती है। The soap missile thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो सोप के जो ये मिसल होते हैं ये हमको कपड़े में से ऑयल और डर्ट को खींचने में मदद करते हैं ताकि हमारा कपड़ा साफ हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, ये सोप है आपका, तो इस आपका जब नहीं जब आपका CH3CO C2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो आपका ये सोप बन जाता है CH3CONA, है ना, सोडियम एसिटेट, और अल्कोहल बन जाता है। आपने पीछे भी ये रिएक्शन देखी है, और यही जो इसमें से जो सोडियम वाला जो एंड है ये तुम्हारा हाइड्रोफिलिक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल की तरफ रहेगा, और जो ये CH3CO मतलब एसिटेट पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है और ये ऑयल की तरफ रहेगी, और यही जो हिस्सा है वो ऑयल को कपड़े से खींच लेगा, राइट।
इस पे और भी हम देखते हैं, तो इस तरह के आपने बुलबुले देखे होंगे पानी में, है ना, कि पानी में बुलबुले ये देखते हैं ना, तो यही मिसल है। तो इसमें इसी तरीके से अरेंज रहता है कि तुम्हारा जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो तेल के या डर्ट के चारों तरफ रहता है। वो तेल को और डर्ट को अपनी तरफ खींच लेता है और उस तरीके से कपड़े से गंदगी निकल जाती है। Missiles, soaps are molecules in which the two ends have differing properties. One is hydrophilic and that is it interacts with water, है ना। जैसे हमने कहा कि सोप में दो एंड होते हैं, कि एक हाइड्रोफिलिक होता है जो कि पानी से इंटरेक्ट करता है, एंड while the other end is हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागता है। मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन होता है, वो अल्कोहल से इंटरेक्ट करता है। दैट इज इट इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन। व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप will not be soluble in water। जब सोप को हम पानी में घोलते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो सोप में नहीं घुलेगी, एंड द सोप will lie along the surface of water with the ionic end in water and hydrocarbon tail protruding out of the water। तो जब सोप हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो इस तरीके से अरेंज होता है, सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं, कि जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी की तरफ रहता है और हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो दूसरी तरफ रहता है। Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। और पानी के अंदर इनका अरेंजमेंट अलग प्रकार से रहता है, कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन रहता है, जो मतलब यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का पोर्शन रहता है वो पानी से बाहर रहता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो ऑयल और डर्ट के तरफ चारों तरफ क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है। दस दस clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called missile. Soap in the form of missile is able to clean since the only dirt will be collected in the center। तो कहने की बात ये है कि ये क्या कर देगा, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ रहेगा, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ रहेगा, और ऑयल को चारों तरफ से घेर लेगा और उसको कपड़े से निकाल देगा। Thus the dirt suspended in the missile is also easily rinsed away। The soap missiles are large enough to scatter light and hence soap solutions appear cloudy। और जो आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा लाइट स्कैटर करता है, इसलिए आपने देखा ना कि जो सोप सोल्यूशन है वो क्लाउडी दिखता है, मतलब क्लियरली नहीं दिखता है, लेदर दिखता है, क्योंकि वो जो लाइट है उसको वो स्कैटर कर देता है, वो क्लीन साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधलापन दिखता है जब सोप को पानी में घोलते हैं। ठीक है। तो जब हम सोप पानी में घोलते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक एंड रहता है वो ऑयल डर्ट के आसपास हो जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ रहता है। इस तरीके से कपड़े से सारी गंदगी खिंच जाती है। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आपने कभी-कभी देखा है कि जो 2 प्रकार के पानी होता है, हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है। जब आप सॉफ्ट वाटर में तो आप सोप के साथ लेदर यानी कि झाग बना लेते हो, लेकिन अगर जब आप हार्ड वाटर यूज़ करते हो और फिर सोप आप यूज़ करते हो, तो सोप का लेदर मतलब झाग नहीं बनता है हार्ड वाटर से। हार्ड वाटर मतलब खारा पानी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो अगर आपने इस पानी के साथ अगर सोप को डिसॉल्व करने की कोशिश करी, तो आप देखना कि सोप में झाग नहीं बनेगा, लेदर नहीं बनेगा, स्कम सा बन जाएगा ना, इस तरीके से रहता है। जबकि आप सॉफ्ट वाटर में तो खूब झाग बनता है, खूब फैन बनता है, लेकिन हार्ड वाटर में फैन नहीं बनता है, वो इस तरीके से चिकना चिकना सा कुछ बन जाता है, जिसको हम स्कम कहते हैं। तो क्या होता है, हार्ड वाटर में जब हम कपड़े धोते हैं सोप के द्वारा, वो साफ नहीं होता है, बिकॉज जो आपका सोप होता है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। अगर आपके घर में पानी जो हार्ड है तो आपको क्या होता है, अगर आपको कपड़े धोने हैं, तो आपको डिटर्जेंट्स का या शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि शैम्पू या डिटर्जेंट होते हैं बहुत इजिली हार्ड वाटर के साथ लेदर बना लेते हैं, जबकि सोप नहीं बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो हार्ड वाटर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और सॉफ्ट वाटर के कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं वो हम देखते हैं। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance remains after washing with water? आपने देखा है कि जब आप have you ever observed while bathing the foam is formed with difficulty and insoluble substance remains after washing with water। कभी कभी क्या होता है, जब हम पानी से जब नहाते हैं तो लेदर नहीं बनता है और हमको एक स्कम देखने को मिलता है। ये क्यों होता है कि दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट व्हिच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। एक्चुअली जो हार्ड वाटर होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट रहते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो सोप के साथ मिलकर लेदर नहीं बनाते हैं। जब वो झाग नहीं बनाएंगे तो मिसल नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका डर्ट नहीं निकलेगा। Hence you need to use a large amount of soap। क्योंकि झाग नहीं बनता है, लेदर नहीं बनता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमको डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो जहां पे भी हार्ड वाटर होता है वहां पे सोप का इस्तेमाल ना करके हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड के या अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स या ब्रोमाइड आयंस होते हैं, है ना। तो इनके साथ आपका
जो लेदर होता है बहुत अच्छे से बन जाता है। जो डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है या अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस होते हैं, जो कि आसानी से हार्ड वाटर के साथ लेदर बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं। बट बोथ हैव लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन्स। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल precipitate विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन द हार्ड वाटर। जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड आयंस है, उनके साथ ये वाले जो डिटर्जेंट के जो सॉल्ट हैं, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं, वो स्कम ना बना के लेदर बनाते हैं, और लेदर झाग बनने की वजह से आपका कपड़ा में से ऑयल और डर्ट निकल जाता है और आसानी से आप कपड़ा आपका कपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए जब भी अगर आपके घर में हार्ड वाटर है तो कपड़े धोने के लिए आपको डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सोप का। डिटर्जेंट आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। इसलिए अधिकतर हम कपड़ों को धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, या हम बालों को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैम्पू और डिटर्जेंट दोनों ही हार्ड वाटर में वर्क करते हैं, जबकि सोप आपका सिर्फ सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है। बिकॉज सोप जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, जबकि आपका डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड और अमोनियम सॉल्ट विद फ्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस होते हैं। राइट। तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो हम लोगों ने इतने सारे जो 5 हमने वीडियोस देखे हैं, 5 लेक्चर देखे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में, उसमें मैंने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। आप सारे वीडियोस को एक-एक करके देख सकते हैं, उसको डिटेल में समझ सकते हैं। ये वाला आज का वीडियो जो था वो तो थ्योरेटिकल वीडियो है, लेकिन बाकी के जो वीडियो है उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो आप उन वीडियोस को देखिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इन सारे वीडियोस में क्या-क्या कवर किया है। फर्स्ट हमने कवर किया है कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ द लिविंग थिंग्स वी यूज। दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी। हमने देखा कि कार्बन क्या एक वर्सटाइल एलिमेंट है। क्यों वर्सटाइल है? क्योंकि इसमें टेट्रावैलेंसी होती है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि जो कार्बन होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। और इस तरीके से जिसमें भी जिन भी दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, डिपेंडिंग कि उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। इस तरीके से हमने कोवेलेंट बॉन्ड हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन में देखा है। और हमने ये भी देखा है कि कार्बन के डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। और हमने कार्बन की स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। हमने बहुत सारी इसकी होमोलोगस सीरीज पढ़ी है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। इनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने देखा है और वो किस तरीके से कार्बन में अलग अलग तरीके से अटैच होती है और फिर किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर होता है। स्पेशली हमने ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देखी है और देखे इनके मेन मेंबर्स कौन से होते हैं। और आज के इस लेक्चर में भी हमने 2 कंपाउंड कवर करे हैं, एक है इथेनॉल और एक इथेनॉइक एसिड। कार्बन को एक हमने अभी जस्ट अभी कुछ स्लाइड्स पहले देखा है कि इथेनॉल जो है वो फ्यूल में भी यूज होने लगा है एज अ बायोफ्यूल, बिकॉज ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन नहीं बनाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको क्लीनर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को हम बहुत सारे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्कोहल को तो आपने देख ही लिया कि बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज भी इथेनॉल का बहुत है। ऐसे इथेनॉइक एसिड को ईस्टर्स बनाने में हेल्प करते हैं। फिर ईस्टर को हम परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं या एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं हम, है ना। The action of soaps and detergent is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in the molecule, and this help to emulsify the oil dirt and hence its removal. फिर हमने ये भी देखा कि सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वो हमारे कपड़े को क्लीन करते हैं। इनके पास 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो पानी से दूर रह के ऑयल के चारों तरफ घेरा बना लेता है और ऑयल या डर्ट को कपड़े से निकाल देता है। इस तरह से हमारे कपड़े सोप और डिटर्जेंट की मदद से साफ हो जाते हैं। सोप हम ओनली सॉफ्ट वाटर में यूज करते हैं, जबकि डिटर्जेंट हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू।